नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 13 आईटीआई का किया जाएगा उच्चीकरण। इन संस्थानों को अत्याधुनिक बनाने और उच्च कोटि के प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास विभाग ने किया एमओयू। देहरादून में रिस्पना नदी किनारे स्थित मलिन बस्तियों से कचरा उठाने का काम होगा शुरू। कूड़ा उठान के लिए नगर निगम परिसर से 15 इलेक्ट्रिक कूड़ा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। और चंपावत जिला मुख्यालय में शुरू हुआ विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य। पहले चरण में 4 किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा कार्य। ऊर्जा निगम को 10 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिली। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण किया जाएगा। इसके लिए आज कौशल विकास एवं सेवा योजन मंत्री सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और एक निजी कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। जिन आईटीआई का उच्चीकरण प्रस्तावित है उनमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर व नैनीताल के 2 और देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत व अल्मोड़ा जिले के एक संस्थान शामिल हैं। एमओयू के अनुसार प्रत्येक आईटीआई में संबंधित कंपनी की ओर से सुझाए गए लेआउट के अनुसार बिजली, पानी, फर्नीचर, एसी, जनरेटर, आवश्यक पीसीसी, आरसीसी, एपोक्सी कोटिंग आदि मूलभूत सुविधाएं सहित 10,000 वर्ग फुट की कार्यशाला का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए नाबार्ड से स्वीकृत 79 करोड़ रुपए की धनराशि के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में 21.36 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। सिविल कार्य के अतिरिक्त प्रत्येक आईटीआई के उच्चीकरण के लिए एमओयू में उपलब्ध कराए गए बिल ऑफ मटेरियल के अनुसार उपकरण, साज-सज्जा, मशीनरी, कंप्यूटर आदि की स्थापना संबंधित कंपनी करेगी। 13 संस्थानों पर रुपए 423.54 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इनमें से 368.48 करोड़ रुपए उक्त कंपनी वहन करेगी। इन आईटीआई में पहले 2 साल तक कंपनी 2, 4 और तीसरे साल में एक प्रशिक्षक रखेगी। टोटल इसमें व्यय जो है वो 423.54 करोड़ का आएगा। और इसमें जो हमारी राज्य सरकार है वो देगी टोटल में 13% पैसा, जो 64 करोड़ रुपए है। इन 13 आईटीआई में जो ट्रेड्स हैं वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, एडवांस सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक डिज़ाइनर, वर्चुअल वेरीफायर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के ट्रेड्स होंगे। बहुत अच्छी एक सुविधा हमारे बच्चों को मिलेगी उत्तराखंड के, कि वो आज की टेक्नोलॉजी पे, आज की डिमांड के हिसाब से जो हमारी सोच है कि हर बच्चे को जो ट्रेनिंग मिले वो आज के हिसाब से मिले, आज की मशीनों पे मिले, आज की टेक्नोलॉजी भी मिले, ताकि उसका जॉब लगना और उसको जॉब मिलना आसान हो जाए। नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल व नगर आयुक्त नमामि बंसल ने आज निगम परिसर से 15 इलेक्ट्रिक कूड़ा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम की ओर से संचालित ये वाहन रिस्पना नदी किनारे स्थित मलिन बस्तियों से कूड़ा उठान का कार्य करेंगे। मेयर सौरभ थपलियाल ने इस मौके पर कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण की दिशा में निगम का यह महत्वपूर्ण कदम होगा। आज हमने ई वाहन यहाँ से उनको 15 वाहनों को यहाँ से निकाला है, जो कि अपने कचरा उठाने का काम करेंगे। और जो संकरी गलियाँ हैं उनमें जाएंगे, प्रदूषण मुक्त वाहन है और वो इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि रिस्पना नदी क्षेत्र के आसपास आबादी क्षेत्र में सफाई जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर निगम भविष्य में इन इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। नगर निगम देहरादून ने हाउस टैक्स की वसूली के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। अब तक निगम क्षेत्र के ऐसे 12,000 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। ये वे बकायेदार हैं जिनका बकाया 10,000 से 30,000 रुपए तक है। इन सभी को व्हाट्सएप से भी नोटिस भेजा गया है। मेयर सौरभ थपलियाल के मुताबिक नगर निगम हाउस टैक्स की वसूली के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके परिणाम भी बेहतर आएंगे। देखिए, कई बकायेदार हैं, उनकी हमने लिस्ट बनाई है। 30,000 से ऊपर वालों को हमने उनको सहूलियत भी दी है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उनके मोबाइलों पर उनका बिल भेजा है और उनको सुविधा दी है कि वो घर बैठे बैठे और उसमें अपना पे नाउ में क्लिक करके और उसको पेमेंट कर सकते हैं। उनको यहाँ पे आगे लंबी लाइनें लगाने की आवश्यकता नहीं है और इसी प्रकार से उनको सहूलियत भी रहेगी और उन लोगों का कार्य भी हो जाएगा।
और साथ ही अन्य कई प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आज। और रुख करते हैं अगली खबर का। चंपावत जिला मुख्यालय में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य शुरू हो गया है। लगभग 17.5 करोड़ की लागत से चल रहे इस कार्य के पूरा होने के बाद नगर क्षेत्र की जनता को तारों के जाल से मुक्ति मिलेगी। चंपावत नगर के 4 किलोमीटर परिक्षेत्र में बिछाई जाने वाली इस भूमिगत लाइन के पहले चरण का कार्य मोटर स्टेशन से जीआईसी चौक तक किया जा रहा है। ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने बताया कि चंपावत नगर और ब्लॉक की विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है। नगर क्षेत्र में करीब 4 किलोमीटर के दायरे में 11 केवी और एलटी लाइन भूमिगत की जानी है। इसके लिए ऊर्जा निगम को पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ऊर्जा निगम ने टनकपुर व लोहाघाट के लिए भी प्रस्ताव भेजा है। प्रोजेक्ट है, बेसिकली इसका जो कॉस्ट है 17,56,00,000 है। इसमें भी हमारा 4 किलोमीटर 11 केवी और 4 किलोमीटर एलटी है और इसका हमारा काम स्टार्ट हो गया। जैसे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस से जो है गोरा चौक तक जो हमारा जो मेन मार्केट है पहले वो कवर करेंगे 2 किलोमीटर, जहां हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा सर 2 किलोमीटर ये हमारा ये पड़ेगा आपको रिलायंस मार्ट से आपका जीआईसी चौक तक। उसके बाद जो एक सेक्शन है जो हमारा 1 किलोमीटर का वो हमें पड़ेगा कनल गाँव में। पत्रकारिता के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। गोपेश्वर में इसी विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से कार्य करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि पत्रकार द्वारा जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कार्य में मानवीय दृष्टिकोण का समावेश होता है, जबकि एआई में मानवीय दृष्टिकोण और संवेदना का अभाव रहता है। ऐसे में समाचार और सूचनाओं के प्रसारण में पत्रकार को अधिक जिम्मेदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। जो रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं दुर्गम क्षेत्रों से और जो मानवीय दृष्टिकोण से जो ह्यूमन टच आप लोग अपनी खबरों में डालते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो पाना संभव नहीं है। चमोली एक सीमांत जनपद है, यहाँ चीन बॉर्डर से लगे हुए दुर्गम क्षेत्र हैं, नीति पास, माणा पास, देवताल। तो जब भी यहाँ आपदा भी आती है तो आप लोग बहुत अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसे क्षेत्रों से रिपोर्टिंग करते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और उसके माध्यम से ही हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कार्य करने की और समस्याओं का निस्तारण करने की। संगोष्ठी में मौजूद बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने पत्रकारिता में एआई के प्रयोग के साथ ही त्वरित सूचना के प्रसारण की होड़ से होने वाले नुकसान को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का प्रहरी और जनता और सरकार को जोड़ने वाली कड़ी है। ऐसे में नई चुनौतियों के साथ पत्रकार की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, जिसके लिए पत्रकारों को अधिक मेहनत के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। वहीं संगोष्ठी के समापन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने विभिन्न विधिक पहलुओं को जानकारी साझा की। मुझे ये अवसर प्रदान हुआ कि मैं डीएलएसए की जो भी योजनाएं और जो जिस तरीके की कार्यशैली है, हमारे जो ड्यूटीज़ हैं जो हम करते हैं जनपद चमोली में, उसको लेकर मुझे यहाँ अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। वहीं पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने आज के दौर में साइबर क्राइम से होने वाले अपराधों और पत्रकारिता की चुनौतियों की जानकारी दी। संगोष्ठी को उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून के अध्यक्ष भूपेंद्र कंडारी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी को किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और पुलिस अधीक्षक को चारधाम यात्रा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए 6 पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। संगोष्ठी से पूर्व जिलाधिकारी ने जिला प्रेस क्लब के कार्यालय भवन और जिला मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के सभी निवासियों को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। चमोली के अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गई है। इसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद से सभी को विवाह विच्छेद या लिविंग का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएससी सेंटर संचालकों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। उन्होंने सभी मुख्यालय स्तर पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को कार्यशाला में प्रतिभाग कर अपना रजिस्ट्रेशन कराने को कहा। साथ ही उन्होंने आम जनमानस से भी समय से यूसीसी पोर्टल पर अपना विवाह का पंजीकरण कराने की अपील की।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।